आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो में 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। और उसी के आसपास हमारा पूरा ये डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है। राष्ट्रवाद ये हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय ये हमारा दर्शन है और सुशासन ये हमारा मंत्र है। इस पूरी रचना जो है उसमें एक आमतौर पर ये मैनिफेस्टो 2024 के लिए है, लेकिन देश की जनता हमारा हिसाब ढंग से मांग सके, इसलिए पहली बार हमने साहस किया है कि इंटरिम भी हमारा हिसाब लिया जाए, और वो है 2022 आजादी के 75 साल होंगे, तब तक हमने देश के महापुरुषों ने जिन सपनों को लेकर के आजादी का जंग किया था, आजादी के लिए बलिदान दिए थे, जब आजादी के 75 साल होंगे तब हम उनके सपनों का भारत समर्पित करने की दिशा में कुछ अहम काम कर लें, पूरा कर लें। इस उद्देश्य से 75 वर्ष 75 लक्ष्य ये हमने तय किए हैं। 75 निश्चित कदम हमने तय किए हैं। ये अपने आप में टाइम बाउंड, वेल डिफाइंड शायद ही कोई घोषणा पत्र में या संकल्प पत्र में आप पहली बार देख पाते होंगे। उसी साथ साथ हम जब इस मैनिफेस्टो को लेकर के आए हैं तो साफ है हमारे मन में वन मिशन, वन डायरेक्शन। हम देश को समृद्ध बनाने के लिए, सामान्य मानवीय के सशक्तिकरण को लेकर के, जन भागीदारी को बढ़ाते हुए, लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व देते हुए, और सरकार की सबसे बड़ी कसौटी ये नहीं होती है कि आपने क्या किया, सरकार की सबसे बड़ी कसौटी है लास्ट माइल डिलीवरी की। और इसलिए वन मिशन वन डायरेक्शन लेकर के हम आगे बढ़ना का हमारा निर्धारित मंत्र है। उसी प्रकार से हमारे समाज में विविधताएं हैं, भाषा की विविधता है, जीवन स्तर की भी विविधता है, शिक्षा में भी विविधता है, जीवन शैली में भी विशेषता है। और इसलिए एक ही डंडे से सबको हाँका नहीं जा सकता, और इसलिए विकास को हमने मल्टी लेयर बनाने की दिशा में, इसमें हमने समाहित करने की पूरी कोशिश की है। गांव हो, शहर हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, पुरुष हो, महिला हो, नौजवान हो, सीनियर सिटीजन हो, हर एक को एक प्रकार से मल्टी लेयर हमने इसकी सबको एड्रेस करने की कोशिश की है। दूसरा हमने प्रयास किया है मल्टी डायमेंशनल, जैसी जहां आवश्यकता उस प्रकार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। ईमानदारी की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार से मुक्ति की दिशा में जाना चाहते हैं। हमने देखा होगा कि 19वीं शताब्दी में हमारे देश में जो सामाजिक बुराइयां आई थी, बहुत बड़ी मात्रा में बुराइयों ने समाज को जकड़ लिया था। उस समय के नेतृत्व ने, एक तरफ आजादी का जंग चल रहा था, लेकिन 19वीं शताब्दी में ज्यादातर सामाजिक सुधार के अभियान हुए। बड़ी हिम्मत के साथ हमारे देश के अनेक महापुरुष निकले और उन्होंने किया। आज की मांग है कि हमारी खास करके राजनीतिक व्यवस्था में, शासकीय व्यवस्था में जो बुराइयां घर कर गई है,
19वीं शताब्दी में सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जिस प्रकार से एक जन चेतना का आंदोलन चला, आने वाले दिनों में इन एक निश्चित फ्रेमवर्क की व्यवस्थाओं के भीतर इस प्रकार की जो बुराइयां घुस गई हैं, उसके खिलाफ कदम भी लेने हैं, नीतियां भी बनानी है, निर्णय भी करने हैं, लेकिन जन सामान्य का दबाव भी बढ़ाना है, एक जन आंदोलन भी करना है, सुधार के संकल्प की ओर जाना है और उस दिशा में भी एक सकारात्मक विचारों को लेकर के हम देश को आगे ले जाने की दिशा प्रयास करते हैं। गांव, गरीब, किसान हमारे इस केंद्र में है। देश के नौजवान वो आने वाले 5 साल में 2047 का भविष्य तय करने वाले हैं और इसलिए देश के नौजवानों को उस प्रकार से परवरिश हो, देश के नौजवानों के लिए उस प्रकार के अवसर जिसमें हम कहें 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर में 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट, ये अपने आप में बहुत ऊंचे लक्ष्य लेकर के हम चल रहे हैं जो पूरी व्यवस्था को, आर्थिक आधार को एक नई ताकत देंगे और एक ऐसा परिवेश जो हिंदुस्तान इस 5 साल में ऐसी स्थिति में ला देना है ताकि वो 2047 की आकांक्षाओं को अपना सपना बना ले और सपना बना करके हम उस दिशा में सरकारें आगे बढ़े, उस बात को लेकर के एक फाउंडेशन का काम भी हम इसके साथ साथ करेंगे। आकांक्षाओं को पूर्ण करने का सपना लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन की सुविधा भी देंगे। 60 वर्ष के बाद पेंशन की सुविधा भी देंगे। राष्ट्रीय व्यापारी आयोग, हमारे देश के व्यापारी समाज की बहुत लंबे अरसे से यह मांग चली आ रही थी। आयोग बहुत सारे बन गए, लेकिन ट्रेडर्स का, बिजनेसमैन का, इनकी चिंता करने वाला अभी तक कोई आयोग नहीं बना। तो इस संकल्प पत्र में हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि हम राष्ट्रीय व्यापार आयोग बनाएंगे। और राष्ट्रीय व्यापार आयोग जो बनाएंगे, इनएक्टिव यह आयोग नहीं होगा, बल्कि वेरी इफेक्टिव आयोग होगा। एक ऐसा हम राष्ट्रीय व्यापारी आयोग बनाएंगे। यदि हम लघु और सीमांत किसानों को पेंशन दे रहे हैं तो अपने देश के हम अपने व्यापारियों को नहीं छोड़ सकते। इसीलिए हम लोगों ने यह भी संकल्प पत्र में कहा है कि हम देश के छोटे दुकानदारों को भी पेंशन की सुविधा 60 वर्ष के बाद मुहैया कराएंगे। समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ इस देश का होना चाहिए, यह हम सबकी चाहत है। समाज के सभी वर्ग, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे महिला हो, दिव्यांग हो, कोई छूटे ना, सबका विकास होना चाहिए। यह इसका पूरा संकल्प हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में लिया है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो हमारा संकल्प पत्र है उसके डिटेल में, उसके विस्तार में जाएं तो सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएंगे। एक संकट, और संकट ही नहीं बल्कि वैसे देश की एक चुनौती भी मानता हूं, जो समय समय पर पैदा हुआ है, रीजनल डेवलपमेंट को लेकर रीजनल इम्बैलेंस, क्षेत्रीय असंतुलन। हम लोगों ने यह तय किया है कि भारत के अंदर जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको हम समाप्त करके ही दम लेंगे। और मैं प्रधानमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। जब से आपने प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है, बराबर आपने इसकी चर्चा की है और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, धीरे धीरे उसे पूरे समाप्त करने के लिए आपने कई प्रभावी कदम भी उठाए हैं। एक और आपको याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, चुनाव को लेकर इस देश को बहुत बड़े खर्च का वहन करना पड़ता है, बहुत बड़े खर्च की जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। पैसा किसका खर्च होता है? जो हमारे देश के आम नागरिकों की जेब से पैसा आता है, करों के रूप में, वही खर्च होता है। कोई भी संवेदनशील प्रधानमंत्री होगा, स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर यह भाव पैदा होगा। तो प्रधानमंत्री जी ने उसी समय कहा, देश की जनता का आह्वान किया था, इस पर बहस होनी चाहिए कि देश में सारे चुनाव साथ हों, हर महीने चुनाव नहीं होने चाहिए। तो यह भी हम लोगों ने यह संकल्प इसमें लिया है कि हम इस पर बहस करेंगे और इस पर कंसेंसस बनाएंगे। यह भी हम लोगों का संकल्प है। गुड गवर्नेंस का जहां तक प्रश्न है, गुड गवर्नेंस के बारे में मैं समझता हूं कि कोई बहुत लंबी चौड़ी बात करने की आवश्यकता नहीं है। यह सभी स्वीकार करते हैं
यहां पर हमने बहुत सारे स्ट्रक्चरल और प्रोसीजरल रिफॉर्म्स किए हैं, वहीं पर सिस्टम में भी काफी चेंजेस लाए हैं। उदाहरण तो हमारे पास कई हैं, लेकिन मैं एक का उदाहरण देना चाहता हूं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से जो सहायता, चाहे वो विडो पेंशन हो, ओल्ड एज पेंशन हो, चाहे वो कोई सब्सिडी हो, यह पहले मिडिल मैन के माध्यम से जो लोगों के द्वारा पहुंचती थी, अब वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम के माध्यम से पहुंचना प्रारंभ हुई है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हम लोगों ने 1,10,000 करोड़ रुपए की बचत की है। सिस्टम में चेंज लाने का यह लाभ होता है, प्रोसीजर्स में चेंज लाने का इतना बड़ा यह लाभ होता है। मजबूत करेंगे। हमारे केंद्र राज्य सरकारों के संबंध बहुत ही बेहतर हों, प्रगाढ़ हों। हम उसको और अधिक मजबूत करने के लिए जो भी आवश्यक होगा कदम उठाएंगे।